अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। वो एक लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन है। लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है? वो ये कहता है कि अ स्मॉल थिंग एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम कैन बिकम अ बिग थिंग। यानी एक छोटी सी चीज़ जो है, अगर वो उसको आप बड़ा करते जाएँ, उसको थोड़ा-सा एक्यूमुलेट करते जाएँ, तो वो एक वक़्त आएगा कि वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। और ये पॉज़िटिव भी और नेगेटिव दोनों चीज़ों में ये अप्लाई होता है। अगर आप कोई अच्छा काम करते जाएँगे, छोटा-छोटा करते जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर बड़ा हो जाएगा और एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर इसी तरह आप नेगेटिव कोई काम करेंगे, तो वो भी एक दिन फिर बहुत बड़ा नेगेटिव बन के सामने आएगा। और एजुकेशन के हवाले से भी आज हमने बात करनी है चूँकि, तो एजुकेशन के बारे में भी यही है कि जितना भी आप एजुकेशन के लिए मेहनत करते हैं, एक दिन फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। वो कहते हैं द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, बट द फ्रूट इज़ स्वीट। तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है और फिर आपको ज़िंदगी में एक चेंज महसूस होती है। जैसे वो कहते हैं कि चेंज इज़ द एंड रिज़ल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग। तो जितनी भी आपकी लर्निंग होती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो चेंज की सूरत में मुनतज होती है। अब ये अलग बात है कि कई दफ़ा वो चेंज जो है फॉर गुड होती है, फॉर वर्स भी हो सकती है, कई दफ़ा फॉर बेटर होती है, तो बंदा खुश होता है कि यार कुछ ना कुछ किया था। अच्छा, अब हमारी यूनिवर्सिटियों में ये हुआ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि पिछले कई सालों में एक मशरूम ग्रोथ हुई है यूनिवर्सिटीज़ की भी और उनमें असातिज़ा की भी ऑब्वियसली, और फिर उसमें स्टूडेंट्स, और हर जगह पे हमने देखा है एक कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर जो है, वो हम देखते हैं। और उसमें फिर साथ-साथ उसके खराबियाँ भी आई हैं, उसमें नारकोटिक्स भी आई हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे नारकोटिक्स होगी, उसमें 2 चीज़ें साथ कहीं न कहीं से ज़रूर दर आती हैं। एक उसमें सेक्स होता है और उसमें साथ-साथ क्राइम भी आता है। और जहाँ पे क्राइम होगा, वहाँ पे नारकोटिक्स भी होगी। तो ये तकरीबन इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो पिछले दिनों में बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, उसने सबको हिला के रख दिया है। और मुबैना तौर पर 5500 के करीब या 6000 के करीब जो इस तरह की वीडियोज़ जो हैं नामुनासिब किस्म की, उनका कहा जाता है कि वो पकड़ी गई हैं और वहाँ पे जो माहौल है वो अजीब तरह का है। कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। तो ये जो मामला है, ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने बहुत ही पर्टिनेंट पैनल को आज दावत दी है। और इसलिए दी है कि उनसे आज पूछा जाए कि वो चूँकि इस सेक्टर के अंदर खुद शामिल हैं, उनकी स्टेक्स हैं, तो वो इसको किस तरह ले रहे हैं, ये कितना बड़ा हमारे लिए मसला बन सकता है और इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही पर्टिनेंट पैनल, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब, जो कि वाइस चांसलर भी हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, और जो पाकिस्तान की दो तमाम वाइस चांसलर्स की एक जो कमेटी है, उसके ये चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब। डॉक्टर साहब जो हैं, ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर हैं। इससे पहले भी 2 दफ़ा रह चुके हुए हैं। और बाय द वे डॉक्टर इकरार साहब भी जो हैं, वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 2 दफ़ा इससे पहले रह चुके हुए हैं। दिस इज़ देयर थर्ड स्टिंट। तो ये चीज़ कॉमन है दोनों मेरे मेहमानों में। तो डॉक्टर तलत साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका भी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। जी। अच्छा, डॉक्टर इकरार साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला, ये आपने भी देखा है और अभी अभी तक ये इसकी जो बाज़गश्त है वो महसूस की जा रही है। क्या ये अवॉइडेबल है? क्या ये जो सारा सिलसिला था ये अवॉइडेबल था? ये इससे हम बच सकते थे? आप समझते हैं कि इसको रोका जा सकता था? जी। देखिए, ये बड़ा मैं कहता हूँ कि हम सब के लिए तकलीफ दह मरला है कि हम मीडिया में हायर एजुकेशन को एज ए सेक्टर सवालिया निशान बना दिया गया। ये बदकिस्मती है। यूनिवर्सिटियों में हायर एजुकेशन कमीशन का दिया हुआ एक फ्रेमवर्क है सेक्सुअल हरासमेंट का, एथिक्स का फ्रेमवर्क है, और फिर कैंपसेस के ऊपर डिसिप्लिन की रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। उन सब को आप प्रिवेंटिवली भी यूज़ करते हैं और प्यूनिटिवली भी यूज़ करते हैं। ठीक। तो अगर हम उनको उनका चर्चा करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इसके ऊपर डिबेट और डायलॉग करें, तो आप प्रोबेबिलिटी कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते इस तरह के वाक़यात। मैं अपने कैंपस के तजर्बे के साथ आपको बता सकता हूँ
कि यहाँ इस तरह के वाक़यात गाहे-बगाहे होते हैं। अगर आप उससे चश्मपोशी करें, उसको इग्नोर करें, तो फिर वो बढ़ते जाएंगे, जैसा आपने कहा कि लॉ ऑफ एक्युमुलेशन है। लेकिन इफ़ यू निप द इविल इन द बड, जब आपके पास एविडेंस प्रॉपर हो तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो दी जा सकती है वो दी जाए, तो उससे एक मैसेज आता है। लेकिन इसको कहना कि ये रुक जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे ख्याल में शायद मुमकिन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में चूंकि सजा और जजा का तो निज़ाम है नहीं, तो फिर हाँ जी। उसमें क्या किया जाए कि ये तो फिर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये तो नहीं रुकेगा। नहीं, देखिए, मैं ये आपने ड्रग के साथ कोरिलेट किया, उससे मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ड्रग के ऊपर भी पिछले 1.5-2 साल से कैंपसेस के ऊपर बड़ी एक मुहिम के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है। मसलन कैंपसेस के ऊपर सर्विसेज हैं, कहवा खाने हैं, कैंटीन्स हैं, वो रेंट आउट होती हैं। वहाँ पे आप कह लेंगे लॉन्ड्री का काम है, नाई का काम है, मोची का काम है। आप उसकी ऑक्शन खोल के देखें, 5-5 लाख रुपया महीने का बिडर आ जाएगा। अब मुझे बताया, जूते रिपेयर करने वाला 5 लाख रुपया किस लिए देने आ जाता है? तो ये और अगर हम ऑक्शन नहीं करते तो पेपरा वाला आ जाता है, ऑडिट वाला आ जाता है कि इन्होंने बेईमानी कर ली है। तो ये लेकिन वही बात है ना डॉक्टर साहब के कहवा खाने आपने कहा है, तो कहवा खाने जो है वो कहवा खाने नहीं बनने चाहिए ना, मसला तो ये है। हाँ, तो अगर आप उसको 5 लाख रुपए पे रेंट आउट करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि कोई नाजायज कारोबार होने जा रहा है। अच्छा, ये रूल्स रेगुलेशंस में रहते हुए हम हर वक्त कोशा रहते हैं। ये भावलपुर वाला जो वाकया है, मैं समझता हूँ कि इसको मीडिया की आंख से जिस तरह से देखा गया है वो ठीक भी है और गलत भी है। उसमें मीडिया में जाने की बजाय चाहिए ये था कि हमारे यहाँ पाशा साहब को पता, हम एक ही सिस्टम में काम करते रहे। एक 24 आवर रूल होता है, 24 घंटे के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सारी चीज़ें रख के टेबल पे सजा और जजा का फैसला कर लेते हैं। ये 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से घूम रही है बात, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं 24 आवर में इसको सॉर्ट आउट किया? ये एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे भी मैं समझता हूँ कि ये कमी वाकई हुई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब आप बात करते हैं तो आप वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं जी, या जी किसी और की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे ही रहूंगा, क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वो अपने तरीके से अपना काम करती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने डोमेन में रहते हुए जो कर सके करें। मैंने ये 2 जो वाकयात आपके साथ शेयर किए हैं, या 2 रेफरेंस जो शेयर किए हैं, हमारे पास सजा जजा का निज़ाम है। पिछले 12 महीने में मैं 3 फैकल्टी मेंबर्स को नौकरी से डिसमिस कर चुका हूँ। 2 जो है इस वक्त लाइन अप हुए हुए हैं। फिर वो उनके पास अपील का निज़ाम है जनाब, वो ऊपर चले जाते हैं, लाहौर में अपीलें हो जाती हैं, हाई कोर्ट में भी हो जाती हैं, कोर्ट जो स्टे दे देते हैं, कोर्ट के इन बिटवीन भी हो जाती है। तो वो वहाँ पे अच्छा, एचईसी ने अभी एक और नया फ्रेमवर्क दिया है। वो ये है कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट से पहले, ये ग्रेड 17 एंड अबव हमारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन बोर्ड होता है, सिंडिकेट होता है, तो उन्होंने फ्रेमवर्क दिया कि अपॉइंटमेंट से पहले बैकग्राउंड चेक करवाएं, इनका रिकॉर्ड देखें। अच्छा, हमारे पास अपने इंटरनल कैंडिडेट का रिकॉर्ड होता है, दूसरी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट आते हैं उनका रिकॉर्ड ढूंढने में कई दफ़ा दिक्कत होती है। लेकिन ये सिस्टम में प्रोग्रेसिवली इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन मैं जिस इदारे में बैठा हूँ, जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट था तो एक भी फीमेल स्टूडेंट नहीं थी। आज 14,000 लड़की है यहाँ, तकरीबन 50% लड़कियां हैं। तो ये हमारे रवैये, हमारी एक सोशल एवोल्यूशन जो है उसमें मसाइल हैं। वो बच्चों के ग्रेड को ब्लैकमेल करते हैं। सिर्फ टीचर या स्टाफ ही नहीं ब्लैकमेल करता, स्टूडेंट्स भी इसको the other way around। वो इसी वजह से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं ना कि को एजुकेशन का जो सिस्टम है वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैं आपकी तरफ आ दूं, मैं जरा थोड़ा डॉक्टर पाशा साहब से भी जरा पूछूं। डॉक्टर साहब, जरा थोड़ा सा अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा, वही क्वेश्चन जो मैंने डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर इकरार साहब से, आप भी जरा मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये जो भागलपुर वाला वाकया हुआ है। आप चूंकि जाहिर है कि आप स्टेक होल्डर हैं, एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स में थे आप, और एक बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन उसको आप हेड कर रहे हैं, और आपने 3 दफा उसको हेड किया है। तो ये क्या अवॉइड किया जा सकता था? वाज इट अवॉइडेबल? देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सारे सिस्टम इन प्लेस हैं, और अगर हम अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देंगे ना विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, तो दैट विल बी क्वेश्चनेबल। अगर मेरे यूनिवर्सिटी में खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट्स होता है
तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जो थर्ड पार्टी या एक कोई ऐसे पैनल से मैं कि जो बिल्कुल डिफरेंट है उससे, उसकी फौरी इन्वेस्टिगेशन कराऊं और जो फैक्ट्स हैं वो सामने लेके आऊं विद एविडेंसेस, विद सारा कुछ। अगर ये ऐसा हो जाता है तो जो भी है इसमें अगर उधर किसी ने किया है उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस है ऐसे केसेस में हम अपनी यूनिवर्सिटी में। अदरवाइज तो ये आप अगर किसी को डिफेंड करना शुरू कर देंगे तो फिर तो बात खत्म हो जाती है। तो वी आर तो आप उनकी जगह पे होते हैं डॉक्टर साहब, तो आप क्या करते? क्या मतलब मेजर 3 स्टेप्स अगर आप मुझे बता दें, 1 2 3 ये मैं स्टेप्स ये लेता और मैं उड़ा के रख देता जो भी कल्प्रिट्स थे। एक इम्पार्शियल लोगों की जो जिनकी एक यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग बहुत हैं जिनकी एक एवरीबॉडी बिलीव ऑन देयर, एक उसी वक्त इंक्वायरी करवाता और जो फैक्ट्स थे वो अपनी गवर्नमेंट पे अपने मीडिया के सामने लेके आता। और अगर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके सारे है, तो मैं खुद उनको लेके जाता जी कि इनके साथ जो भी लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उसको डील किया जाए। और ये देखें यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अब को एजुकेशन है और एट द सेम टाइम हम माशरे, इसी माशरे का हिस्सा है। जो खराफात अनफॉर्चुनेटली माशरे में है वो इधर है, लेकिन हम एट द सेम टाइम वी ऑलवेज स्ट्राइव कि जी यूनिवर्सिटी या एकेडमिया है, इट शुड बी द रोल मॉडल फॉर द माशरा, कि जहाँ रूल्स भी प्रवेल हो, मेरिट भी प्रवेल हो और इस किस्म की खराफात से पार हो। और उसके लिए हमने पूरा प्रोएक्टिव एक सिस्टम है, कमेटीज हैं। फॉर इंस्टेंस डिसिप्लिन जो होता है बेसिकली देखें ना, ऑर्डर ऑफ द डे तो डिसिप्लिन है ना सर। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हम करते किसी पे, बिल्कुल डिसिप्लिन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। और अगर ऊपर से सिफारिश वगैरह आ जाती है फिर क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं, बड़ी आती है सिफारिशें, क्योंकि वो एक सिंगल बंदे का डिसीजन नहीं होता, वो कमेटीज का डिसीजन होता है। एक कमेटी करती है, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी लेवल की कमेटी है, तो उसमें कोई बंदा इन्फ्लुएंस नहीं होता, एक होता। और मैं तो जो कमेटी का डिसीजन है उसको मैं हियरिंग देता हूँ और वो उसको हम कभी भी डिसिप्लिन, क्योंकि अगर वो हम जज़ा सज़ा नहीं रखेंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह ये नारकोटिक्स की बात है। नारकोटिक्स में हमने देखें जो स्टूडेंट्स हैं ना जी क्लास में, एक हमने सिस्टम बनाया हुआ है जीआर और सीआर का। वो हमने जो टॉप के मेरिट के बच्चे बच्चियां हैं उनको क्लास रिप्रेजेंटेटिव और गर्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। सबसे बड़े उनको पता चलता है जी कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके बिहेवियर में या जिनकी एक्टिविटीज़ या इस किस्म की कोई ड्रग्स वगैरह का इशू आता है, तो वी टेल देम कि ये उनके लिए ठीक नहीं है, उन बच्चों के लिए जो ट्रैप हो जाते हैं, ये ट्रैप होते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और हमने कमेटीज हैं जो ना सिर्फ के यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द भी ये कैफे बने हुए हैं और ये सारा कुछ है। तो ये मतलब इस माशरे में, इस सिस्टम में यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू बी इम्पार्शियल और अदरवाइज यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, मैं इधर डॉक्टर साहब को भी बीच में लेके आऊँ। डॉक्टर साहब, ये जो आपने नारकोटिक्स की भी थोड़ी देर पहले बात की और उसी का हम शख्साना देख रहे हैं कि फिर वो ये वीडियोस वगैरह, फिर वो ये डेरों पे भेजना लोगों को, और इस तरह करके जो हमें वीडियोस देखी हैं, और तौबा इस्तग़फ़ार जिस तरीके से उसमें एक वफाकी वज़ीर साहब भी शामिल हैं, उनका बेटा जो है वो शामिल है, उसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है मुबैना तौर पर। तो इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है तो फिर बेसिक जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो बच्चियों का होता है और उनके पेरेंट्स के उस कॉन्फिडेंस का होता है जो कि शैटर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा है वेस्ट में, आपको भी पता है, आप भी यहाँ पे रहे हैं, तो एक पेरेंट्स काउंसिल हुआ करती हैं स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी। तो क्या इस तरह की पेरेंट्स काउंसिल जो है वो बना के उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं है? आप समझते हैं कि जी इस तरह पूरी यूनिवर्सिटीज जो है वो पेरेंट्स की एक काउंसिल के साथ इंटरेक्ट करें, उनको बताएं? अभी देखें ना, मुझे 3-4 लोगों ने बताया जी कि हम अपनी बच्चियों को वहां पे नहीं भेजेंगे। अब ये कितना बड़ा नुकसान है इस मुआशरे के लिए कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की जो हम ख्वाब देखते हैं कि ये औरत जो है उसको एम्पावर किया जाएगा, तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो सारे के सारे आपके पैराडाइम को शैटर करके रख देते हैं।
आप ठीक कह रहे हैं। देखें, ये जो कल्पेबिलिटी है ना, यानी मुजरमाना जो बिहेवियर है, इसके जो नंबर्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन इनके असरात जो हैं वो सारे सिस्टम पे हैं। और हमारी डिसिप्लिन में एक हमने अगला जो सज़ा देने के बाद अगला जो मरहला रखा हुआ है, हमेशा यही रखा हुआ है कि सज़ा के वक्त जब इंटेरोगेशन होती है तो पेरेंट्स को बुलाते हैं। और हम साल में कई दफ़ा ऐसे इवेंट्स करते हैं जिसमें हमारी कोशिश होती है कि वो सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, और फिर एडमिशन के आजकल सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन के लिए एक स्क्रीनिंग के प्रोसेस है जिसमें हम बाय डिज़ाइन कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स मौजूद हो। लेकिन अब नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि 1 to 1 ये पहुंचना बड़ा मुश्किल है। वो जैसा कि पाशा साहब ने कहा कि हमने हर क्लास लेवल पे पेनिट्रेशन की हुई है रिप्रेजेंटेटिव्स की, और फिर कैंपसेस में सोसाइटीज़ जो क्लब्स हैं उनकी एक काउंसिल भी बनाई हुई है। सो देयर इज़ ए रिप्रेजेंटेशन फोरम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अडल्ट हैं। अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इनको उंगली से पकड़ के, या वो पेरेंट्स सुबह जो है नाश्ता बना के दे के भेजते हैं। उस स्टेज से तो सारे बाहर आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं 18 साल 19 साल से ऊपर के होते हैं सारे। तो पेरेंट्स को पिक्चर में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और ख़ास तौर पे जब कोई केस फ्लैश हो जाता है तो हम तो फ़ौरन पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। और हम जब सज़ा भी देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो करेक्टिव हो, वो उसको फॉरएवर कंडेम ना कर दिया जाए। लेकिन ये एक कंटिन्यूस ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है। उस ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में कुछ काली भेड़ें आती हैं और वो सारे निज़ाम को सवालिया निशान बना के चली जाती लेकिन हैं। इसी निज़ाम का एक हिस्सा जो है वो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है डॉक्टर साहब। अब देखिए ना, एक रूब्रिक सिस्टम भी होता है, और वो जो है उसको छोड़ के अगर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे और बच्चियों को खास तौर पे अगर आप वल्नरेबल करार दे देंगे, और वो एक टीचर के सामने वो वल्नरेबल हो जाती हैं कि जी हमने ग्रेडिंग लेनी है, तो फिर वो ब्लैकमेल भी होने के लिए ऑब्वियसली उनको ब्लैकमेल, जिस आपने कहा कि काली भेड़ें होती हैं। हर कोई टीचर जो है वो जरूरी तो नहीं कि बहुत ही अच्छा हो, तो वो फिर उसका फायदा उठाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम का। तो ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर भी अगर चेक्स एंड बैलेंस लगा दिए जाएं, जो कि रूब्रिक सिस्टम है, अगर आपने किसी को ए ग्रेड दिया तो क्यों दिया जी, क्या वजह थी, कैसे दिया आपने, वो जरा जस्टिफाई करें ना। जी जी, ये बिल्कुल आपने ठीक है। अब जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें टीचर जो है वो उसके जजमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने फैसलाबाद में कम से कम ये किया हुआ है कि कोई ग्रेड टीचर डायरेक्टली अपलोड नहीं करता कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम में जब तक वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में डिस्कस नहीं हो जाता। और जब वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में डिस्कस होता है तो फिर वो हर टीचर जो है अपना एक डाटा लेके आता है कि मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं, कितने ए ग्रेड हैं, कितने बी ग्रेड हैं, कितने सी डी हैं, और पूरा जो उसकी पीयर्स हैं उसको देख रहे होते हैं। और वहाँ पे जो आउटलायर है वो नज़र आ जाते हैं, और आउटलायर्स को हम फिर जो है उनको परसू करते हैं, देखते हैं उनको। और मैं बता सकता हूँ आपको कि मैंने पिछला साल जो एकेडमिक गुजरा था, जो जून में ख़त्म हुआ है, उसमें 80 आउटलायर्स हमने पिक किए, और उन 80 आउटलायर्स को हमने फिर इन्वेस्टिगेट कराया, और उनमें 6 जो है वो मेजर पेनल्टी के लायक है। तो ये मैसेज देते हैं ना हम। अब 1500 कोर्स एक सेमेस्टर में, 1500 दूसरे में, 3000 कोर्स ऑफर हुआ है, 1000 टीचर है, 30,000 स्टूडेंट्स हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि आप हर एक का रिकॉर्ड जाके चेक करें। लेकिन वो जो रूब्रिक सिस्टम आप बात कर रहे हैं वो यही है कि वी लुक एट द आउटलायर्स, और ये मैसेज है, और इसका फर्क है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सिर्फ टीचर ही एक्सप्लेन नहीं करता, कई दफा स्टूडेंट्स भी खुद इसका विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं या इससे बेनिफिट करने की कोशिश। हाँ, तो वो वही ना, मतलब जो सिस्टम है, अगर सिस्टम को फूल प्रूफ बना लेंगे तो ना टीचर कर सकेगा ना स्टूडेंट कर सकेगा। डॉक्टर पाशा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये कितना हमें खराब कर रहा है, और हमारे स्टूडेंट्स को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं कई लोग, और उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के इश्यूज हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, वी हैव ट्राइड टू ओवरकम इट। फॉर इंस्टेंस के जो टीचर सेमेस्टर सिस्टम में है कि जो पढ़ाता है वो ही पेपर बनाता है, हम ऐसे नहीं करते। हमारे जैसे 9 कैंपसेस हैं, तो हर टीचर से हम पेपर लेते हैं और फिर उसको पूल करके उसके मुताबिक एक पेपर जनरेट करते हैं, ताकि किसी एक की मोनोपोली ना हो कि जी मैंने, और इसके साथ ये भी हो कि उसने पूरा करिकुलम को अटेम्प्ट किया है। एक तो ये उस पर चेक है। और जैसे वो डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी में भी है, मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, कि जी
मार्किंग के बाद हम 2 दिन देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो आए और अपने पेपर चेक करें, और पेपर पे अब कुछ स्टूडेंट साइन करता है जी कि मेरी ग्रेडिंग में कोई फ्लॉ तो नहीं है, तो वो उसको, ये स्टूडेंट को हम राइट देते हैं कि वो टीचर के साथ बैठ के करे। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो फिर उधर वो उसके पास चेयरपर्सन है, ही और शी कैन गो टू द चेयरपर्सन जी कि ये मेरे ग्रेड ये बुलाया, ये इस किस्म के चेक्स एंड बैलेंसेस हमने रखे हुए हैं। अदरवाइज ये सिस्टम और एथिक्स की जो बात है वो ओवरऑल जो हमारे अनफॉर्चुनेटली मिसाइल है उसमें। आपकी यूनिवर्सिटी में तो इस तरह की कोई शिकायत वगैरह नहीं आती जी, डिसिप्लिन की या ये नारकोटिक्स की? या वी आर पार्ट ऑफ दिस मुआशरा, और इसमें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। मैं बिल्कुल इसमें हर किस्म की शिकायत आती हैं, डिसिप्लिन की भी आती हैं, 1-2 दफ़ा नारकोटिक्स भी हमने पकड़ी, लेकिन उसका वो हमें ये फिर बताती हैं जी कि हमने कैसे विजिलेंट होना है, क्या 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 क्या। देखिए यूनिवर्सिटीज़ में एक और को एजुकेशन के साथ जो हमारा एक सिलसिला है ना जी कि हमारी इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो उधर फिर हमने वी मेक श्योर के जी पूरी लाइटिंग हो, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी हो, और फिर ये बड़े इश्यूज हैं, कैंपसेस बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे बहावलपुर कैंपस, इट्स अ ह्यूज कैंपस। इट इज और फिर मेरा जो कैंपस है वो छोटे कैंपस है, वहाँ आउटसाइडर का इन आउट ऑलवेज वो उस आइडेंटिटी के बगैर नहीं आ सकता। लेकिन अगर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है तो उधर क्लाइंट्स भी आते हैं, और यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें, तो वो बड़ा एक सिलसिले हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर इकरार, आपका क्या ख्याल है कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप तो हेड भी कर रहे हैं उस कमेटी को जो कि वाइस चांसलर की कमेटी है पूरे पाकिस्तान की, तो बीइंग द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, आप क्या समझते हैं कि आपके आपके इसमें परव्यू में ये आती है चीज़ कि आप इन चीज़ों को ज़रा देखें कि वहाँ पे बहावलपुर में क्या हुआ है, और वो जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है लोगों का भी, अवाम का भी, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स का और बच्चियों का, उसको रिस्टोर किया जा सके किसी सूरत में? देखिए, ये अब हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डैमेज कंट्रोल करें, क्योंकि डैमेज जो है बहावलपुर तो एक एग्जांपल बन गई है ना, डैमेज तो अक्रॉस द सिस्टम हुआ है, और हमें मिलके इसके ऊपर एफर्ट करने की ज़रूरत है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी होंगे, उसमें मीडिया के ऊपर भी वापस जाके, आपने बड़ा अच्छा कि आप इस पे आज डिबेट करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी मीडिया हाउसेस को भी इसको जो है देखना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन ने कल ही चेयरमैन साहब ने एक कमेटी बनाई है, इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जैसा कि पाशा साहब ने भी कहा और मैंने भी कहा कि चाहिए था पहले 24 आवर में हो जाता है सब कुछ। तो अब डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज ज़रा ज़्यादा लंबी होगी। अगर पहले 24 घंटे में वो इसको सारे को इन्वेस्टिगेट करके टेबल पे ले आते, तो ये इतनी जो जागरसाई हुई है या जितना जो खौफ फैला है ये ना फैलता। और इसमें जो हमारे जो चांसलर साहब हैं उनका भी तो कोई रोल होना चाहिए ना, वो कोई होगा उनका रोल भी शायद। जी, चांसलर साहब ऑब्वियसली ही इज द बॉस ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज। चांसलर साहब का ऑफिस भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर पूरी तरह से, और मेरा ख्याल है वो हैं भी बहावलपुर के हैं, तो उनको तो मेरा ख्याल है जरा ज्यादा कंसर्न शो करना चाहिए था इस हवाले से। यकीनन मेरे ख्याल में वो देख रहे होंगे इसको, मैं नहीं समझता कि उन्होंने इग्नोर किया होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, इसमें एक और फिर डॉक्टर पाशा आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि स्टूडेंट यूनियंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्टूडेंट यूनियंस हों तो वो स्टूडेंट के राइट्स के लिए अपना कुछ ना कुछ असर्ट करती हैं, उनके लिए फाइट करती हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर बैन है, तो इसलिए ना स्टूडेंट्स की बात सुनता है, ना वो बच्चियां जो हैं वो बेचारी रोती रहती हैं, ब्लैकमेल होती रहती हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। और फिर आपको पता ही जो हमारा सिस्टम है, अगर खुदा ना खासा कोई पुलिस केस बन जाए तो पुलिस के पास जाने से तो वैसे ही लोग घबराते हैं कि वहाँ पे पता नहीं क्या वो भेड़ियों की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं, स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए? एक तो इसरार साहब, मैं चांसलर साहब के हवाले से बताता चलूँ कि कल ही उन्होंने मीटिंग कॉल की लाहौर के वाइस चांसलर, मिनिस्टर एजुकेशन, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, आई वाज आल्सो देयर। तो दे हैव एक्टिवली सीइंग एंड एवेल्युएटिंग, और उस पर उन्होंने ये जो एवेल्युएशन सिस्टम के ऊपर ये जो आप डॉक्टर साहब ने बात की उसकी भी सारा इज वाचिंग दिस।
दूसरी जो आपने स्टूडेंट यूनियन की बात की, हम भी स्टूडेंट रहे हैं और उस वक्त स्टूडेंट यूनियन होती थी। वो स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए नहीं होती थी, उसके पीछे एक पार्टी होती थी, वो उनके राइट्स के लिए होती थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जो नहीं, उनको रेगुलेट किया जा सकता है ना जी, रेगुलेट तो किया जा सकता है। यानी हमारी ये अप्रोच जो है ना कि अगर कोई गलती हो रही है तो फिर पूरा सिस्टम ही रैप अप कर दो। यानी अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो गलती करता है तो मार्शल लॉ लगा दो। नहीं सर, उसमें ये जो हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड और जिसमें स्टूडेंट्स हैं, और फिर देखिए जो टॉपर स्टूडेंट है ना उसकी सोच और है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट है वो उसकी सोच और है। ये जो हमारे जीआर और दूसरा सिस्टम है स्टूडेंट्स का, उसका वो उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनका एक सीनियर ट्यूटर्स हैं जो वहाँ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ हैं, जिसमें उनकी हर तरह की ग्रूमिंग, हर तरह का को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनकी फिर वो इलेक्टेड होती हैं सारी। वो फॉर इंस्टेंस ड्रामेटिक है, डिबेटिंग सोसाइटी है, या एंटी नारकोटिक्स के भी सोसाइटी सारी बनी हुई है, उसमें उनकी सारा वो इलेक्शन सिस्टम सारा है। लेकिन ओवरऑल डॉक्टर साहब भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हमने वो जो यूनिवर्सिटीज़ को सफ़र होते देखा है, वो हम ना उसके मरहूने मिन्नत नहीं हो सकते। लेकिन आप ये देखें कि वो तो चलें ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है उस हवाले से, मैं डॉक्टर साहब से भी पूछता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं देखना चाह रहा था कि जो इस मशरूम ग्रोथ हुई है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, जिस तरीके से यानी छोटी छोटी जगहों पे यूनिवर्सिटियां बना दी गई हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को चर्न आउट किया जा रहा है डिग्रीज के साथ और पीएचडीज, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कई पीएचडीज ऐसे को जानता हूं जिनको एक पैराग्राफ अंग्रेजी का नहीं लिखना था और वो पीएचडीज हैं। तो इस तरह के स्टैंडर्ड के साथ अगर आप पीएचडीज प्रोड्यूस करते चले जाएंगे विदाउट लुकिंग एट द इंडस्ट्री के इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर लोगों में एक तो फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, लोगों में इस तरह के फिर नारकोटिक्स से भी मसाइल आएंगे और दूसरे सोशल इश्यूज भी जो हैं वो आएंगे। डॉक्टर इकरार, योर टेक ऑन इट प्लीज। जी, पहले तो मैं स्टूडेंट यूनियन के ऊपर जो पाशा साहब ने कहा उसको थोड़ा आगे उसी लाजो को बढ़ाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। स्टूडेंट यूनियन पर से कोट एंड कोट जो है वो सवालिया निशान बन गई, बावजूद उसके ऊपर बैन भी लग गया। लेकिन अब ये इसको 30 साल हो गए और 30 साल में स्टूडेंट्स ने अपनी स्पेस बना ली है दोबारा इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटीज एंड क्लब्स, और उनमें इलेक्शन होता है। हमने पिछले साल से ये किया है कि वो जो उनकी कैबिनेट्स हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं, फिर 100 से ज़्यादा ट्यूटोरियल ग्रुप हैं, उनकी जो कैबिनेट्स हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज बना के उनके इलेक्शन से एनुअली एक काउंसिल बना दी, सो दे हैव ए प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म जो है इट्स नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रोनियस एलिमेंट्स के बाहर से आए और कोई उनको थोड़े पैसे दे और किसी एक क्लब से एक काम करवा दे, दूसरा क्लब खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ। तो हम देख रहे हैं कि वो जो इंटरवेंशन होती थी ना अनकॉल्ड फॉर, जो गैर जरूरी थी, वो नहीं हो रही, बट स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और ये ज़रूरी है उनकी जिसको कहते हैं कि वेल राउंडेड एजुकेशन के लिए सिर्फ ग्रेड, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री नहीं चाहिए, उनमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट के ये अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं। सो हम इसको सपोर्ट करते हैं। लफ्ज़ स्टूडेंट यूनियन का छोड़ दिया जाए तो उसके अल्टरनेटिव मौजूद है। अब आ जाते हैं वो कैंपसेज और पीएचडीज के ऊपर जो आपका सवाल है। ये इस तरह से डिबेटेबल है कि इफ वी लुक एट नंबर्स कि हमारे 18 से 22-23 एज का जो ग्रुप है, या 25 साल का ग्रुप जो बच्चों ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में होना था, उसका कितना पोर्शन जो है इस वक्त मौजूद है, तो अभी भी 12-13%, 15% के करीब है। जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं इंडिया से या दूसरे कई डेवलपिंग कंट्रीज से, तो वो 30% पे है, डेवलप कंट्रीज में 40-50% पे है। तो एक्सेस टू एजुकेशन अभी भी इनसफिशिएंट है। अब उसका एक सोल्यूशन ये निकाला गया कि कैंपसेस में ग्रोथ हुई, जैसा कि मेरा कैंपस जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, पाशा साहब भी यहीं पढ़े हैं, जब मैं पढ़ने आया तो यहाँ 1500 स्टूडेंट था, अब यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट है। तो ये कैंपसेस में ग्रोथ हुई। भावलपुर का जिसका जिक्र हो रहा है, वहाँ पे आज से 10 साल पहले 10,000 से कम बच्चे थे, अब वहाँ पे 65,000 बच्चे। तो एक तो कैंपसेस की ग्रोथ
जो एग्जिस्टिंग है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल सब कैंपसेस या डिस्ट्रिक्ट कैंपसेस, लेकिन क्वालिटी कम होगी ना, उससे क्वालिटी बहुत उससे कम होगी। क्वालिटी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से क्वालिटी के कंप्रोमाइजेज यकीनन सामने आए हैं। अब इसमें जरूरत इस बात की है कि इसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को रोक के इसको कंसोलिडेट किया जाए, मर्जर्स किए जाए, और बजाय नए कैंपसेस बनाने के इंटीग्रेशन हो सकती है। मैं हमारा डॉक्टर साहब, आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कल कौमी असेंबली में 15 मिनट के अंदर अंदर 30 चार्टर दे दिए गए हैं ना, या वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम ये धंधा बना, ये धंधा बन गया है। हाँ, वो मेरे ख्याल में अनफेयर हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखें, यूनिवर्सिटी की बकायदा को फिजिबिलिटी होनी चाहिए, बकायदा को असेसमेंट होनी चाहिए, नीड बेस्ड कैंपसेस खुलने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छा काम कर सकता है प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रिसोर्स की बहुत कंस्ट्रेंट है। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, पर प्राइवेट सेक्टर के वो फिल्टर होने चाहिए, उसके कोई मैं समझता हूं कि उसको ऐसे शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। बाकी एक चीज इसमें एक और मैं ऐड कर दूं कि आपने प्राइवेट सेक्टर की चूंकि बात की है, जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर कोई इस तरह का स्कैंडल आता है तो उसको इस तरह ब्लो अप नहीं किया जाता। सरकारी यूनिवर्सिटियों में अगर कोई इस तरह का स्कैंडल आ जाता है, ये मैं जरूर इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटियों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके जो स्कैंडल अगर छोटा सा भी कोई आता है तो उसको ब्लो अप किया जाता है। और अब ये मुझे नहीं पता कि उसके पीछे ये प्राइवेट सेक्टर वाली यूनिवर्सिटियां या कॉलेजेस होते हैं या कौन लोग होते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है जो कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली इस तरह की देखने में चीज़ें आती हैं, इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, रूल आउट नहीं किया जा सकता, वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन पीएचडी क्वालिटी के ऊपर मैं आपसे ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि पीएचडी जिस रेशो से आउटपुट बढ़ी है, उसके क्वालिटेटिव फिल्टर जो लगाए गए हैं, जो निज़ाम मौजूद है, वो तो क्वाइट रोबस्ट है। हमारा निज़ाम अगर आप ऑन पेपर देखें तो वो ऐसा ही है जैसे नॉर्थ अमेरिका में है। अब डेविल लाइज इन द डिटेल्स, कि वो डिटेल में कैसे होता है, उसमें सबसे बड़ा जो उसमें फैक्टर है ना, वो नॉर्थ अमेरिका में भी वो पीएचडी में होता है, उसकी सुपरवाइजरी कमेटी एंड उसका बच्चे का जो सुपरवाइजर है। अब जो क्वालिटी सुपरवाइजर की या सुपरवाइजरी कमेटी की एंगेजमेंट है, वो जितनी इनपुट होगी उसी तरह की आगे क्वालिटी डिलीवर होगी। हम बहुत अच्छे पीएचडी थीसिस भी यहाँ होते नजर आए हैं, और शायद अब उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए बाय कंसोलिडेशन अगेन, इनको पीएचडी प्रोग्राम्स को फिल्टर किया जाए। ठीक है। डॉक्टर पाशा, फाइनल कमेंट जी, आपका क्या ख्याल है कि ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुई है और जिसकी वजह से हमने देखा एक मशरूम ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज, मशरूम ग्रोथ ऑफ पीएचडीज, और उसका साथ ही क्वालिटी जो है वो धड़ाम से नीचे आ गई हुई है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसमें देखें, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं कि अभी एक्सेस और देना चाहिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की और ज़रूरत है। जिस रेशो से हम एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में परसेंटेज ऑफ जीडीपी कर रहे हैं, इससे हम कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। और दूसरा, हमें प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन और उसको करने की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि बच्चों का एक्सेस हो और अफोर्डेबिलिटी हो। प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे इवन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे, वो हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, इसके बावजूद इंस्टॉलमेंट कराते हैं। अफोर्डेबिलिटी के सीरियस इशू हैं। टैलेंट हमारे पास मौजूद है, तो यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, लेकिन वो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ हों, सिर्फ बोर्ड लगाने वाली यूनिवर्सिटी ना हो कि जी ये एक कैंपस है उसका चेंज करके उसको यूनिवर्सिटी बना दें। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर लैब्स, फैसिलिटीज़, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उसकी ड्यू डिलिजेंस और उसकी सारी फिजिबिलिटी, नीड असेसमेंट। लेकिन आई बिलीव कि हमें पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट शुड फोकस इन दिस इन्वेस्टमेंट। और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नीड है। अगर आपने देखना है कि पाकिस्तान अगले 15 साल में कैसा होगा, तो वो आपके ये कैंपसेस हैं जो आपको बताएंगे कि वहाँ से ग्रेजुएट क्या निकल रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये आपका फ्यूचर है। तो हम प्राइवेट सेक्टर में, जैसे आपने कहा कल इतनी यूनिवर्सिटीज बन गई, तो वो 15 मिनट के अंदर अब लोगों को इधर एक्सेस देने की जरूरत है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और हम सब
हमारा ये यूनानी मैसेज है कि एजुकेशन में एटलीस्ट 4% ऑफ द जीडीपी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर वी विल सी कि जी इसको एक स्ट्रॉन्ग तरफ लेके जा सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा साहब, डॉक्टर इकरार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़वातीन हज़रात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो एजुकेशन सेक्टर है, इसमें जो इल्ज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल किया जा सकता है, जिस तरह की बाकी चीज़ों में भी हम सेक्टर्स में हल कर सकते हैं उनको, लेकिन अगर विल हो तो, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जो हमारी हुकूमती शख्सियात हैं और हमारे हुकूमती इदारे हैं, उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना लोगों की जो एक कॉन्फिडेंस का जो एक सिलसिला है वो शैटर हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी डेमोक्रेटिक माशरे के लिए, वो सफ़र करेगी, और हमारी बच्चियाँ जो हैं, खुदा न खास्ता अगर वो उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन की जो माएँ हैं, वो सफ़र करेंगी। तो हमारा बड़ा मसला है, अगर हमने ठीक ना किया तो मसाइल बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये मैं आखिर में ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने भी इस मामले में मज़ीद कोई हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी इस वक्त आप देख रहे हैं, jnnleaks@gmail.com, या ट्विटर पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेगी। तो इंशाल्लाह रब्ता रहेगा डॉक्टर साहब, और हम इस कंटिन्यू करेंगे इस डिबेट को भी, और बाकी लोगों के साथ भी, और फिर आपको भी ज़हमत देंगे जी किसी वक्त मज़ीद इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।